लाचार सास बहू। रामगढ़ नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सोनिया अपनी सास सुमति, पति रजत के साथ रहती थी। उसके ससुर का देहांत हो गया था। कहने को वो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कौन जानता था कि उनके परिवार की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। और अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन सोनिया का पति अपनी बीवी और अपनी माँ सुमति को छोड़कर चला जाता है। अब उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वहीं सोनिया बीमार रहने लग जाती है और एक दिन सोनिया अपनी सास से कहती है, माँ, अब हमारा क्या होगा? अब तो रजत भी हम लोगों को छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। पता नहीं बेटा सोनिया, भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान हमसे। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन एक सेठ सुमति के घर आता है और कहता है, सुमति बहन, आपके बेटे ने ये घर हमें बेच दिया है और अब आपको ये घर खाली करना होगा। क्या? मेरे बेटे ने ये घर भी बेच दिया और उसने अपने ऐश पूरे करने के लिए हमें रोड पर ला दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? पहले ही हमने सारे गहने बेच दिए हैं उसके लिए और अब हमें ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया और अब ये घर भी बेच दिया। अरे पर क्यों किया रजत ने ऐसा? देखिए बहन, वो तो आप अपने बेटे से ही पूछ लें। मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बोलूंगा कि ये घर अब मेरा है, तो इसे खाली कर देना शाम तक। इतना कहकर सेठ चला जाता है और सुमति अपनी बहू से कहती है, बहू, जब तक तेरे बाबूजी जिंदा थे तब तक रजत ने भी कोई उल्टे काम नहीं किए, पर आज तो उसने घर तक बेच दिया। ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी और माँ भी रहते हैं उस घर में, कहाँ जाएंगे। तेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तेरा इलाज करवा सकूं। माँ बस करो, चुप हो जाओ। जो होना था सो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ी सी कमजोरी है। सास बहू दोनों शाम तक घर खाली कर देते हैं। सावन का महीना चल रहा था और बारिश भी काफी तेज थी। उनको अपना सिर छुपाने के लिए बस एक छत की जरूरत थी, लेकिन उनको कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और इसी तरह दोनों सास बहू दर दर की ठोकरें खाते हुए गांव के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें पास में एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है, जो कि बहुत छोटी होती है। उसमें काफी गंदगी भी होती है। ऊपर से उस झोपड़ी की छत भी टपक रही होती है। उस झोपड़ी को देखकर सोनिया के अंदर एक आस जग जाती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ, वो देखो छोटी सी झोपड़ी। इस झोपड़ी में हम दोनों सास बहू अपना सर छुपा सकते हैं। ये बोलकर सोनिया अपनी सास के साथ उस झोपड़ी के अंदर जाती है। उसके अंदर गंदगी, मिट्टी और घास के सिवाय कुछ नहीं होता। ये देखकर सुमति सोनिया से कहती है, अरे बहू, यहाँ कितनी गंदगी है और ये झोपड़ी कितनी छोटी है। इसमें हम खाना कहाँ बनाएंगे, सोएंगे कहाँ? ऊपर से तेरी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब। अरे इसमें हम दोनों का गुजारा कैसे होगा बेटा? कोई बात नहीं माँ, जब तक हमें कोई दूसरा रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं अपना गुजारा कर लेते हैं। सही कह रही है बहू, बारिश में बाहर भटकने से तो अच्छा यहीं रह लेते हैं। अब वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगती हैं। सोनिया अपनी सास के साथ मिलकर झोपड़ी की सफाई करती है, लेकिन ठीक जगह पर न रहने और ठीक तरह से खाना नहीं मिलने की वजह से अब उसकी सास की तबीयत भी खराब रहने लगती है। मम्मी जी की तबीयत काफी खराब हो गई है, पर उनके लिए दवाइयों का इंतजाम कहाँ से करूं? मैं तो खाना भी मंदिर से लेकर आती हूँ। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अब मुझे कुछ करना ही होगा। कमजोरी होने के बावजूद भी सोनिया काम की तलाश में अपने पास के गांव में जाती है और उसे वहां एक घर मिलता है, जहां उस घर की साफ सफाई करने का काम उसे मिल जाता है। अब वो वहां काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनिया अपनी मालकिन निधि से कहती है, मालकिन, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। लेकिन सोनिया,
तुझे तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और तू अभी से मुझसे पैसे मांग रही है। ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई कि महीना पूरा होने से पहले ही पैसे मांग रही है? मालकिन, मेरी सास बहुत ही ज्यादा बीमार है और उनकी दवाई काफी महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। इसलिए मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं उन पैसों से अपनी सास के लिए दवाई ला सकूं। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? गांव के बाहर एक टूटी हुई छोटी झोपड़ी है, वहीं पर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या? टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी? अब सोनिया निधि को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनिया से कहती है, सोनिया, क्या तुम पढ़ना जानती हो? जी मालकिन, थोड़ा बहुत आता है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? पर मैंने आज तक कभी ऐसे काम नहीं किए। मुझे रजत ने कभी भी कोई काम नहीं करने दिया। तभी तुम्हारी ये हालत है। खुद इंडिपेंडेंट बनो सोनिया। देखो तो खुद को, कितनी कमजोर हो। तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। ऊपर से गंदगी में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हो। क्या तुम अपनी सास के साथ अपनी पूरी जिंदगी उस छोटी सी झोपड़ी में ही रहना चाहती हो? क्या तुम ऐसे ही गरीबी लाचारी का सामना करते हुए मरना चाहती हो, या अपनी सास को ऐसे ही बेबस बीमार लाचार देखना चाहती हो? नहीं नहीं मैम साहब, मैं चाहती हूँ कि जो खुशियाँ मेरी सास को उनके बेटे से ना मिली, जो सुख रजत जी उन्हें ना दे सके, वो सब मैं अपनी सास को दूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास एक बार फिर से खुश रहे। निधि की बातें सुनकर सोनिया को एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने आने वाले कल के बारे में सोचती है और काम करने के लिए मान जाती है। सोनिया अपनी मालकिन से कहती है, वैसे क्या काम करना होगा मुझे? फिलहाल कुछ नहीं, अभी तुम अपनी सास को यहाँ लेकर आओ, उनका इलाज करवाते हैं। सोनिया अपनी सास को लेकर निधि के घर आ जाती है। अब निधि सुमति का इलाज करवाने लगती है और एक दिन निधि से सुमति कहती है, निधि, तुम हम लोगों की इतनी मदद क्यों करती हो? माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और जब मुझे सोनिया मिली तो मुझे इसके अंदर एक अपनापन सा लगा। आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत किया बेटा। माँ जी, मैंने आपको अभी बताया ना, मेरा कोई भी नहीं है। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे मेरी बच्ची। सुमति के मुंह से बेटी शब्द सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुमति को गले लगा लेती है। रोते हुए कहती है, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? अरे बेटी, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। और अब निधि सोनिया को अपनी बहन की तरह रखती है और सुमति को अपनी माँ की तरह। सोनिया और सुमति का साथ पाकर निधि को ऐसा लगता है मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अब निधि सोनिया को अपने साथ अपने काम पर लगवा लेती है, जिसके बाद तीनों एक साथ एक घर में एक छोटी सी फैमिली की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं।